मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशंस करने वाला है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया में सेकंड नंबर का लेक्चर है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जे थॉमसन की थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी, उसके बाद में आप लोगों को मैंने रुदरफोर्ड्स, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम लेके आपको बहुत ही हिस्ट्री देने की मैंने कोशिश की है। वैसे ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में दो स्पेक्ट्रा आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। एक है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, मतलब कंटिन्यूअस क्या चीज है, क्या कैसा स्पेक्ट्रा इमिशन होता है, क्या होता है, बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को अगर हीट करोगे, मतलब कोई मेटल है, ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है, इसको हीट करना मैंने चालू कर दिया, तो यहां से आप लोगों को डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, जो भी डिफरेंट वेवलेंथ है यहां पे ये रेडिएशन इमिट होने वाला है। क्या होने वाला है? इससे रेडिएशन इमिट होगा। ये जो रेडिएशन इमिट होगा, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताने वाला हूं बाद में, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद मैंने देखा कि कुछ रेडिएशन इमिट हो रहे और उसकी हर रेडिएशन, इसकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक है, बल्ब लगा दिया और इस बल्ब में जैसे कि बैटरी लगाने के बाद एक बल्ब में करंट फ्लो हुआ तो इसमें से रेडिएशन बाहर आते, पता है ना। और ये जो है समझो फॉर एग्जांपल सोडियम की लाइट है, समझो जो भी व्हाइट कलर की लाइट है, सिंपल सिंपल व्हाइट कलर है कि लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। ये यहां पे ये जो लाइट इमिट हो रही थी, समझो एक लाइट इमिट हो रही है ऐसे, ठीक है। और एक लाइट इमिट होने के बाद मैंने लगाया यहां पे प्रिज्म। प्रिज्म पता है ना आप लोगों को। जब भी मैंने प्रिज्म में देखा ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहां पे ये ऐसे अलग अलग वेवलेंथ की, एक ही लाइट है लेकिन अलग अलग वेवलेंथ की यहां पे कलर बाहर आ रहे। आपने देखा होगा आर और वी कहते हैं इसको, वीप गौर, है ना, वीप गौर, VIBGYOR, पता है ना। तो यहां पे आपको अलग अलग कलर की लाइट बाहर आती हुई दिखेगी। वैसे ही सेम टू सेम यहां पे जो भी मेटालिक आपने ले लिया है, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इसको हीट करने के बाद जो रेडिएशंस बाहर आई वो डिफरेंट वेवलेंथ की मिली और वो जो थी वो कंटिन्यूअस, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग, है ना, कोई स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे देखा तो कंटिन्यूअसली लाइन थी, जैसे कि वीप गौर जो बोला आप लोगों को। तो ये ऐसे नहीं है कि यहां पे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू गायब है, ग्रीन है, बाद में येलो नहीं है, ऑरेंज है, रेड नहीं है, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअसली जितने भी व्हाइट लाइट से जो भी लाइट, जो वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट है वो कंटिन्यूअसली थी। ऐसे ही स्पेक्ट्रा को या स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअसली इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो रेडिएशन को प्रिज्म में पास करने के बाद उसमें से जो भी कलर थे 7 के 7 कलर मिल रहे थे हम लोगों को, पता ना, वीप गौर कहते हैं इसको। तो ये वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, इसके कारण उसके कलर अलग अलग होते, पता है हम लोगों को। वैसे ही यहां पे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एक मिला है हम लोगों को, कोई मेटल को हीट करने के बाद जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी, वो इमिशन जो हो रहा था वो डिफरेंट वेवलेंथ का था, लेकिन उसमें कोई भी स्पेक्ट्रा एब्सेंट नहीं था। स्पेक्ट्रम में जो कलर्स थे वो एब्सेंट नहीं थे, वो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम थे। सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि भैया उसमें से जो दूसरा स्पेक्ट्रा है वो है आपका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, एक एक कंटिन्यूअस। मैं नाम जानबूझकर यहां पे रखूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कौन सा आपका लाइन, देखो कौन सा है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हाइड्रोजन गैस कोई ग्लास में इनसाइड रख दिया, जैसे कि ग्लास है, ये देखो ये ग्लास ट्यूब ले लिया मैंने ऐसे, और इसमें हाइड्रोजन गैस लिया वाला है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस ले लिया, और इसको मैं कर रहा हूं अभी गरम।
ठीक है, इसको कर रहा था मैं गर्म, ऐसे हीट दे रहा था। जैसे ही हीट देने के बाद यहां से भी जो रेडिएशन है भैया वो हो रही थी इमिट। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ है, इसकी भी क्या था, डिफरेंट वेवलेंथ है। कौन सी वेवलेंथ है मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, टेंशन मत लेना। लेकिन क्या हुआ मालूम है क्या, यहां से जो वेवलेंथ बाहर आ रही थी, क्या किया मैंने, एक यहां पे ऐसे ग्लास की ट्यूब ले ली, इस ग्लास के ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इनसाइड भर दिया मैंने, और हाई टेम्परेचर से इसको मैं हीट दे रहा हूं, बहुत हीट दे रहा हूं। ऐसे छोटी सी दिया नहीं रख सकते हम लोग, या लैम्प या कैंडल नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगी, है ना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आप लोगों को इसलिए। तो जैसे जैसे हीट करोगे हाई टेम्परेचर से, तब यहां से कुछ रेडिएशन इमिट होंगी, और इमिट होने के बाद डिफरेंट वेवलेंथ होंगे। कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी देखा गया, तो एक 410 नैनोमीटर, भैया ये यूनिट होती है, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर, पता होना चाहिए, ये यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों को इस वेवलेंथ की, ठीक है, लाइट मिली। दूसरी जो लाइट मिली भैया वो थी 434 है, तीसरी है 484 है आई थिंक, है ना, 86 है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना, और ये नैनोमीटर, ये भी नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटी वेवलेंथ है ये, नैनो मतलब, लेकिन हमारे लिए सफिशिएंटली, ठीक है ना। जो उसके बाद में 656 आई थिंक ऐसे नैनोमीटर, ये वेवलेंथ की ही लाइट इमिट हो गई। बाकी बीच वाली जो लाइट थी वो गायब थी, वहां पे हम लोगों को दिखाई दे रहा था, मतलब आपके बुक्स में ऐसा ब्लैक कलर दिया है, देख सकते हो, यहां पे यूवी रे होंगे, यहां पे विजिबल में देखो, ये जो दिख रही है यहां पे, ये 410 नैनोमीटर है, ठीक है, ये नजीक नजीक है, 434 नैनोमीटर है। उसके बाद में एक यहां दिखाई दे रही है, तो वो है हमारे 486 नैनोमीटर, और यहां जो है थोड़ी लंबी निकालना पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर अंतर है, तो 665 नैनोमीटर, और यहां पे जो है ये, ओके, यही ब्लैक कलर दिया है आपके इसमें, देख लेना। और यहां पे इंफ्रारेड रे जो है ये विजिबल है, और ये इंफ्रारेड, ये यहां पे विजिबल, यहां पे कलर भी दिए, आप लोग जाके देख सकते हैं, यहां पे ब्लैक कलर है, यहां पे ब्लैक कलर है। मतलब जब मैंने हाइड्रोजन गैस को कोई ग्लास में भर दिया, अंदर इनसाइड रख दिया, और हाई टेम्परेचर से उसको हीट करने के बाद मैंने देखा रेडिएशन इमिट हो रही है, लेकिन वो डिफरेंट वेवलेंथ की थी। कौन कौन से थी, तो ये वेवलेंथ थी उनकी, और इस वेवलेंथ पे कुछ लाइट देखो बीच वाली जो है गायब होगी, क्योंकि इसके बीच में देखो अंतर दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर की जो लाइन थी वो गायब थी, इसलिए भैया उसको लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया है। क्या, लाइन इंटीग्रेशन, सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया है उसको। मेरी बात समझ में आती होगी, यहां पे मुझे क्या बताना है क्या नहीं, ठीक है, तो इसी को इमिशन लाइंस कहा जाता है। उसके बाद में हाइड्रोजन एटम इमिट द रेडिएशन जो देखा था, उसमें यूवी, अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो रेडिएशन, हाइड्रोजन को अगर मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन एटम आल्सो इमिट द रेडिएशन सम अदर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, जो थी वो अल्ट्रावायलेट और दूसरी थी इंफ्रारेड, है ना, ओके। एट द लॉन्गर वेवलेंथ द स्पेक्ट्रम लाइन डिवाइडेड द ग्रुप, उसने कुछ ग्रुप में कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया, जैसे कि बाल्मर सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पीपन सीरीज है ना, लेमन सीरीज है, तो ये सीरीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले। तो ये दोनों पहले कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, ये अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जो भी यहां पे बात करने वाले शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाने वाले हैं, और उसमें जो साइंटिस्ट के जो नाम हैं, बाल्मर सीरीज, है ना, पैशन सीरीज, जो ब्रैकेट सीरीज, जो भी है, मैं आपको एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में ओनली थोड़ा सा कुछ जो स्पेक्ट्रम है लॉन्गर टू स्मॉलर टू लॉन्गर कैसे जाने वाले इसके बारे में पढ़ने वाले, तो इसको नोट डाउन करें आप लोगों को, मतलब ये तो वैल्यू आपकी बुक्स में दी है, अच्छी तरह से लिखना और नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले अभी कि यहां पे शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ। अब बोलेंगे सर शॉर्ट ये तो नहीं लग रही है, तो ज्यादा लग रही है, 600 500,
ये तो और कम लग रही, नहीं यूनिट के ऊपर ध्यान दो, ये नैनोमीटर है, देखो तो ये नैनोमीटर, देखो ये कम है ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है। एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइंस है, जैसे जैसे वेवलेंथ मेरी कम कम होते जा रही है वैसे वो नजीक नजीक लाइंस आ रही है। आपके बुक्स में अच्छी दिखेगी, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं ना इसलिए। मतलब देखो 120 नैनोमीटर दूर है, 110, 100, बाद में देखो 100 और 90 के बीच में कितनी लाइंस है। क्यों? जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ कम होगी वैसे ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो नजीक 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 ऐसे 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 आती है। समझ में आ रहा है? देखो इधर जैसे जैसे कम हो रही है। और एक बात ध्यान रखना, ये शॉर्टेड वेवलेंथ है और ये लॉन्गर है भैया। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोमीटर, माइक्रो समझते ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर और नैनो मतलब 10⁻⁹। मुझे बताओ ये छोटी है ना, ये स्मॉलर है और ये लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब स्मॉलर टू लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहे। तो वहां पे हम लोग लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, पीपेन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज जो भी आपको दी है पूरी की पूरी सीरीज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले अभी। तो यहां पे एक बात समझ में आ रही, सीरीज सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन डिग्रीज एस टूवर्ड, है ना। तो यहां पे जैसे 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 यहां पे वेवलेंथ हम लोग डिग्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ जैसे जैसे डिग्रीज होगी टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ दे रीच द लिमिटिंग वैल्यू। तो इसकी एक लिमिट वैल्यू की तरफ, ये डायरेक्ट डिग्री ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है। देखो लैमन लिमिट, बाल्मर सीरीज की लिमिट है, ये पैशन सीरीज लिमिट है, ये सीरीज है और ये इसकी डैश सीरीज। मतलब क्यों? लिमिटिंग की तरफ जा रहे, जैसे 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 टूवर्ड द इधर इधर आएंगे वैसे वैसे हमारी जैसे वेवलेंथ कम होगी वैसे उनका सेपरेशन बहुत कम होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 सीरीज हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पढ़ रहे वेवलेंथ ऑफ इस सीरीज की, जैसे कि लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है एंड पैशन सीरीज। पूरा थ्योरेटिकली पार्ट से भैया थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ जो सीरीज के बारे में सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन डिग्रीज एस टूवर्ड द शॉर्टेड वेवलेंथ, है ना। जैसे जैसे शॉर्टेड वेवलेंथ की तरफ आएंगे तैसे वैसे ही इस लाइन के बीच में जो भी पेस है वो कम कम होते जा रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है वेवलेंथ निकालने के लिए। एक्चुअली वेवलेंथ कैसे निकालनी थी पुराने सिलेबस में डिटेल था, अब नहीं है। तो क्या फार्मूला है? 1/λ। एक्चुअली 1/λ को है ना वेव नंबर कहा जाता है, वेव नंबर, लेकिन हम लोग इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, मतलब उसको उल्टा करते हुए निकालेंगे वाले। तो 1/λ इज इक्वल टू आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट नाम की एक वैल्यू है भैया, आर कांस्टेंट 1/n² माइनस 1/m²। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये है भैया वेवलेंथ, ये कांस्टेंट है, ये इनर ऑर्बिट। जैसे कि किसी ने लेमन सीरीज का कहा तो n इज इक्वल टू 1 लिखते, इनर ऑर्बिट 1 है उसका। किसी ने बाल्मर सीरीज का कहा तो n इज इक्वल टू 2 इनर ऑर्बिट होगा उसके लिए। पैशन सीरीज के लिए कहा तो 3। समझ में आ रहा है कि ये है इनर ऑर्बिट और ये है आउटर ऑर्बिट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट से जंप करता है, जैसे कि यहां पे अगले इसमें पढ़ने वाले एनर्जी स्पेक्ट्रम की हर ऑर्बिट में कितनी होती क्या होती है, तो ऐसी लाइंस होती है। देखो ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू, जैसे कि देखो यहां पे, हाँ कैसे सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट में जंप कर रहा है, फोर्थ में से फर्स्ट पे, फिफ्थ में से फर्स्ट। समझ में आ रहा है? ये बाल्मर सीरीज होती है, ठीक है। उसके सॉरी लेमन सीरीज होती है। यहां पे थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से सेकंड, फिफ्थ में से सेकंड, सिक्स में से सेकंड, तब हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आउटर ऑर्बिट, मतलब बाहर से जंप कर रहा है कैसे, ये छोड़ के इससे ज्यादा। ये एक बात ध्यान रखना, यम की वैल्यू हमेशा n से ज्यादा होगी। अगर आपने सेकंड ऑर्बिट पकड़ा तो यम क्या होगा? यम की वैल्यू होगी तब 3, 4, 5 डैश। बात समझ में आ रही है? अगर आपने n इज इक्वल टू इनर ऑर्बिट जब अपने 3 माना तो यम की वैल्यू कैसे लिखोगे? 4, 5, 6 में से 7 में से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंपिंग है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर। जैसे कि मैंने n इज इक्वल टू 1 पकड़ा, मतलब यहां पे है मेरा n इज इक्वल टू 1, तब हमने लेमन सीरीज बोला। तब इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करेगा? 2 से करेगा। देखो यहां से 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 6 से कर सकता है, 7 से इन्फिनाइट तक कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इस फार्मूले का मतलब पहले समझ लो भैया कि ये इनर ऑर्बिट है, लेकिन कौन सा इनर ऑर्बिट ले रहे आप? लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पैसन पीपन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, कौन सी सीरीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैं अगले, मतलब आज सेकंड लेक्चर है, कल थर्ड लेक्चर होगा, उसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। समझे? कोई टेंशन है?
तो लैम्बडा इज अ वेवलेंथ है, और n की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी जो n ले रहे ना उससे हमारा m ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट करना है। मतलब 2 लिया तो 3 4 5, 4 लिया तो 5 6, 8 लिया n की वैल्यू तो 9 10 11 ऐसे लेंगे हम लोग वैल्यू। ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहां से लेमन सीरीज बाल्मर सीरीज तो है, तो यम इज द इंटीजर नंबर्स है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो ये वेवलेंथ है ना भैया, ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम डिग्रीज कर सकते हैं, डिग्रीज है कब, अगर आपका यहां पे यम इंक्रीज करोगे, जितना जितना यम इंक्रीज करोगे हायर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जितने दूर दूर से लाओगे वैसे आपकी वेवलेंथ कम होगी। मतलब समझाता हूं, टेंशन मत लेना। इसका मतलब क्या, लैम्बडा डिग्रीज कब हो सकता है, ये जो लैम्बडा है डिग्रीज, ये वैल्यू बढ़ गई तो अब बोलेंगे सर कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, ये तो 1 बाय लैम्बडा है ना, अरे ये भी इनवर्स है ना, बात को समझो। तो उन्होंने कहा है कि वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज डिग्रीज एट दिस टाइम्स यम इंक्रीजेस। मतलब क्या, स्मॉल एम निकालो पता लगेगा। मतलब अगर मैंने यहां पे पकड़ लिया कि आपने यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपने कहा कहां से कर रहा है, तो आपने कहा सर यम इज इक्वल टू 7 से कर रहा है। बात को समझो, ठीक है। मतलब यहां पे अगर कैलकुलेशंस करते हो तो आपको यहां पे मिल रहा है 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, यहां पे 1 बाय 1 का स्क्वायर, 1 बाय यहां पे छोटी वाली पकड़ देगा ताकि हम लोगों को फायदा हो सके, नहीं 10 पकड़ दे, चलो 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, क्या वैल्यू मिलेगी यहां पे, ये 1 माइनस ये हो रहा है 10⁻², तो 0.01। कैलकुलेशन तो आते भैया, ठीक है ना। तो यहां पे 1 बाय लैम्बडा आर, यहां से अगर वैल्यू 1 में से माइनस कर रहा है, 1 में से देखो 1 में से हम लोगों को 0.01 माइनस करनी है, तो यहां पे हो गया 9, 0.09 ना, ठीक है ना। नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं कि मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ तो ये हो गया 10, 10 में से 9 यहां पे ऐसा है, हाँ ठीक है। तो ये हो रही है 0.99 या ऐसे कुछ वैल्यू, अच्छी बात है। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, अभी इसको 100 करते, यम इज इक्वल टू 100। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है, 10 लाइन से, अभी कितने से कर रहा है, 100 में से। तो यहां पे 100 का स्क्वायर कितना होगा, मैं मिटा दूं कि चीजों को ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो इसका मतलब क्या है सर, अब समझा दो। देखो तो मैंने बोला कि n इज इक्वल टू 1, तो यम इज इक्वल टू 100, मतलब मैं यम की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। देखो यम इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहां पे 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, यहां पे 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय इसका स्क्वायर, इसको 10⁻², ये गए ऊपर -4। बात समझे, -4 आ रहा है ना। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, यहां पे हो रहा है आर, यहां पे हो रहा है 1, यहां पे 0.0001। देखो ना 1 2 3 4, मेरी बात समझ में आ रही क्या। ये जो सब्ट्रैक्शन होने वाला जो नंबर है ये अब हो गया और भी कम, लेकिन ये इनवर्स है ना, उल्टा करना पड़ेगा। हम लोग सीधा सीधा सोचते यार 1 बाय लैम्बडा है, यहां पे पहले यम की वैल्यू कम ली थी, हमने 10 लिखी थी यहां पे, तब मेरी ये वैल्यू मिली है, ये मिल रही है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम लोग यम की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे इसकी डिग्रीज हो रही है। फिर ये समझो, ये छोटी वैल्यू हो गई ना, बहुत छोटी वैल्यू कर रहा हूं मैं, इसका रेशो बहुत छोटा आ गया है, तो हम लोगों को लग रहा है, लेकिन यम यहां पे लैम्बडा डिग्रीज हो रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इस हिसाब से लैम्बडा जितना यहां पे डिग्रीज हो सकता है वो डिपेंड करता है भैया यम कहां से इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है, इनर ऑर्बिट्स, और यन को फिक्स करना पड़ेगा यहां पे। वैसे मानते 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 मैंने बोला कि यम की वैल्यू हम लोग लेंगे इन्फिनाइट, कितनी, इन्फिनाइट, इनर ऑर्बिट पता नहीं, चलो डाल दो यहां पे 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, 1 बाय इंफिनिटी 0 है भैया। तो यहां पे 1 बाय लैम्बडा आर, यहां पे हो रहा है 1 बाय एन स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही है। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो उल्टा करो, एन स्क्वायर बाय आर, पता है ना। देखो लैम्बडा बाय 1 डिवाइड 1 लिखने की जरूरत नहीं, उसको एन स्क्वायर बाय आर करो
तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब अब जितना यम को बढ़ाओ उतना लैम्बडा हमारा कम हो रहा है। ये इस रिलेशन से भी पता लग रहा है, एन स्क्वायर बाय आर। बात समझे ना? कोई टेंशन? ऑल इज वेल है, सब लोग समझ में आता होगा, ठीक है। लेकिन भैया ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है, जो वेवलेंथ है, ये रुदरफोर्ड मॉडल ने कुड नॉट बी एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये रुदर साहब जो थे हमारे, कौन से रुदरफोर्ड जो साहब थे, उन्होंने, है ना, कुड नॉट एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। कोई टेंशन है? बढ़ना आगे, ठीक है। तो इसके बाद में बोस एटॉमिक मॉडल क्या है, इस पे पढ़ना है, पहले इसको नोट डाउन करें। आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो नील्स बोर थे, उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया है हम लोगों को। और उन्होंने क्यों दिया? रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ फेल्यूर थे उनके। क्या थे? तो हमने पढ़ा था इसके पहले, ये जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऐसा कर रहा था, तब उन्होंने देखा कि इस जो रेडिएशन जो कर रहा है, या एनर्जी इमिट जो रेडिएशंस कर रहा है, उसके कारण उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसके कारण ये ऐसे स्पाइरल पाथ से ऐसे करते 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 न्यूक्लियस पे आके यहां पे आने वाला है। तब क्या होगा? ये जो एटम्स है कोलैप्स होगा, ये एटम नहीं रहेगा। एटॉमिक मॉडल के जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये एटम्स रहने वाला नहीं। तो यही चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आ गए, नील्स बोहर। उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट मतलब ये कोई प्रूफ नहीं होता, पॉस्टुलेट समझते हो ना, कंसिडर करना, या उनकी थ्योरी। पहले लोग, बहुत सारे लोग कोई प्रैक्टिकल ना करते हुए भी ऐसे थ्योरीज उनके पूरे जितने भी पहले बिफोर की हिस्ट्री से कुछ पॉस्टुलेट देते थे, मतलब कुछ हिस्ट्री बताते थे, उसके बाद में वो उसके ऊपर ऐसा हो सकता है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नहीं ये है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, तो उनका मानना भी सही रहता था। तो ये जो बोस एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने ऐसे 3 पॉस्टुलेट दे दी है। पहले पॉस्टुलेट में उन्होंने कहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये कैसे करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि ये स्पाइरल पाथ से नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, मतलब ये जो पहली थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जूम 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 कर रहा है। अच्छी बात है। अब कोई चीज गोल घूम रही है, तो उसके लिए हमने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा था, तो उसके लिए लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है भैया, एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं। मैंने बोला किसी के कारण तैयार होता है, जैसे कि पत्थर को बांधो और घुमा दो, टेंशन, रस्सी पे टेंशन, उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही है कि नहीं? क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसी के कारण तैयार हुए वाला फोर्स है। तो यहां पे भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता होगा? उन्होंने कहा है कि यहां पे इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और ऐसे चार्ज पे जो भी फोर्स होता है उसको हमने नाम दिया था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया यहां पे, मतलब सेंट्रीपिटल, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे आप लोगों को क्यों फार्मूले नहीं दिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फार्मूले देने वाला हूं भैया एडवांस में, एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते इज इक्वल टू, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला था 1/4πε0 E²/r²। आपने ये कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ याद है? उसको लिखते थे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q मतलब चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज, तो Q हो गया E²। तो जड़ यहां पे आपको पता है क्यों लिखते हैं, बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं यही फार्मूला लिख रहा हूं, जड़ क्यों आने वाला बाद में बताने वाला। तो Q1 Q के जगह पे E²/r²। तो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट थ्योरी बताइए,
बस इस इक्वेशन से भी समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट का फार्मूला याद रखना है दुआओं में, क्योंकि हम लोग रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकालने वाले, ये सभी चीज हम लोगों को करनी, इसलिए आपको ये पोस्टुलेटरी आना चाहिए। नंबर दो सर बता दो, नंबर 2 क्या बताने वाले? नंबर 2 जो है आपके पास वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट एक फिक्स होगा। तो एंगुलर मोमेंटम मुझे बताना है कि जैसे कि यहां पे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दूसरे ऑर्बिट में ये मूव करेगा, तीसरा ऑर्बिट होगा तो ये मूव इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इसमें बीच में कुछ जगह होगी, इसके बीच में कुछ जगह होगी, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जो गोल घूमता है एंगुलर मोमेंटम, जो सीधा घूमता है लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है ये h अपॉन टॉइस पाई, h अपॉन टॉइस पाई, इतना मोमेंट होगा उसके ऊपर उसका ऑर्बिट डिसाइड होगा। तो उन्होंने कहा है कि यहां पे n इज इंटीजर नंबर रखो, n इज द इंटीजर, उससे आपको ऑर्बिट समझ में आएगा, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलने वाले बाद में हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उन्होंने कहा कि चलो n इज इक्वल टू 1 रखो, तो ये l इज इक्वल टू जिसका मोमेंटम ये होगा, है ना, वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा। इसका रेडियस फिक्स होगा भैया, यहां से जो रेडियस है एक समझो क्या फर्मी में बोलना पड़ेगा, है ना, फेम्टोमीटर, ऐसे छोटे इसमें बोलना पड़ेगा। तो किसी ने कहा है कि चलो n इज इक्वल टू 2 रखो, तो n इज इक्वल टू 2 h अपॉन टॉइस पाई, मतलब उसके अगर डबल एंगुलर मोमेंटम पहले इनिशियल से होता है तो उसका ऑर्बिट सेकंड नंबर पे होगा, और ये इस मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है भैया गोल गोल घूमने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूला याद रखना, इसका मतलब ही वही है जो आपके बुक्स में रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक द सर्टेन फिक्स वैल्यू द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस ऑर्बिट द इंटीजर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन टॉइस पाई। क्या है? h अपॉन टॉइस पाई। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। आप लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था, याद होगा, I इंटू ओमेगा। नहीं तो याद करो आप, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये है एंगुलर वेलोसिटी भैया, और ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है। बात समझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, mr², है ना। देखो I का फार्मूला है mr² और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद होगा आपको। तो मुझे ओमेगा निकलना है तो v बाय आर डाल सकते हैं, तो v बाय आर, आर से आर मर गए, तो l इज इक्वल टू mrv। ये है एंगुलर मोमेंटम, mrv, मतलब यही फार्मूला मैं लिख सकता हूं, mrv। याद रखना है हम लोगों को, यहां पे जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, n लिखना बहुत जरूरी है। तो ये फार्मूला बना इसका, ओल्ड सिलेबस में दिया था। और साथ में भैया मैं क्यों न्यूमेरिकल, मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं 2 मार्क के, इसलिए फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला याद रखना। फर्स्ट पोस्टुलेटरी का ये फार्मूला, सेकंड का ये, देन नेक्स्ट थर्ड जो आपकी पोस्टुलेटरी है वो ये कहती है इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, ट्रांजिशन करता है ना, वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब हम लोग इसके डिफरेंस से वो जो एनर्जी, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर रहा है, तब वो जो एनर्जी बाहर इमिट करता है, यहां पे जब रहता है ना, मतलब जो सेकंड पोस्टुलेट जो थ्योरी पर उसकी एनर्जी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। जब यहां रहेगा तब इसकी एनर्जी जो भी होगी वो फिक्स रहेगी, वो उसकी चेंज होने वाली नहीं है। मतलब सच ऑर्बिट द स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, डू नॉट इमिट द रेडिएशन, मतलब उसकी रेडिएशन इमिट नहीं करता। जब उसका फिक्स ऑर्बिट है, सेकंड है तो सेकंड, उसकी स्टेबल ऑर्बिट होता है, वो कभी भी आपकी एनर्जी इमिट नहीं करता है। जो भी एनर्जी है वही एनर्जी लेके चलता है, जो कि हमारे रुदरफोर्ड साहब ने कहा नहीं, एनर्जी इमिट करते रहता है, स्पाइरल पाथ से वो न्यूक्लियस में आके एटम को कोलैप्स करता है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, डिफरेंट एनर्जी, मतलब हर इसका एंगुलर मोमेंटम अलग एनर्जी होगी कैलकुलेशन पे बेसिस पे। यहां पे भी एक अलग एनर्जी लेके घूम रहा है, ये सेकंड पे अलग एनर्जी लेके या अलग एंगुलर मोमेंटम लेके घूम रहा है, फर्स्ट में अलग एंगुलर है, ठीक है, समझे। ये सेकंड के बारे। थर्ड के बारे में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर, या कोई भी ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट जब करता है, तब भैया हमने देखा
कि उसने वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी बाहर इमिट करता है, वो ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, E इज द एनर्जी। मतलब एक डिफरेंस होता है, ये क्या है एनर्जी का डिफरेंट है। देखो ये जो E I माइनस E, अब जो भी लिखना है लिख लो, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है। कहां से कहां जंप करा उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये थर्ड इक्वेशन भी आपको याद रखना है, समझे। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट में से कोई ऑर्बिट में जंप, जैसे कि मान रहा हूं मैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तब वो एनर्जी कुछ रिलीज करता है, रेडिएशन इमिट करता है, और वो होते हैं फोटॉन्स के फॉर्म में। वो फोटॉन्स के फॉर्म में जो होती तो इसके पास एनर्जी थी एच न्यू। तो ये थे आपकी तीन पॉसिबिलिटी। इसके फार्मूले आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मुझे अभी अभी यूज करने हैं तीनों फार्मूले, इसलिए मैंने दे दिए। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तब क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सेकंड क्या है, तो उन्होंने कहा उसका रेडियस फिक्स होता है, लेकिन यहां पे जब भी वो घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ, या इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन ट्वाइस पाई। मतलब वो कहता है कि उसका जो मोमेंटम है उसके ऊपर उसका ऑर्बिट भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये एन की वैल्यू इंटीजर नंबर से डाल दो, आपको मिल जाएगी। तो इसका ये फार्मूला मिल रहा है, और इसमें मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, एक मेन बात बता दी कि जब भी उसका ऑर्बिट फिक्स हो जाए तो उसकी एनर्जी, उसकी जो एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स होता है। एक फिक्स ऑर्बिट होने के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फिक्स होती है, और इसके कारण उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव होता है। इसकी अलग एनर्जी होगी, अलग होगी। डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। थर्ड वन ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट, तो उसका जब डिफरेंट एनर्जी का निकालोगे उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है, बाहर छोड़ देता है, तो ये एनर्जी इतनी होती है। तो नोट डाउन करें भैया इसको अच्छी तरह से, मुझे आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस निकालना है, ठीक है, सबसे मेन उद्देश्य है। ये पॉसिबिलिटी याद है भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने जानबूझ कर दिया था। मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करेगा ये, ठीक है, उसके लिए जो भी ऑर्बिट फिक्स है, ये किससे, सेकंड पॉस्टुलेट से निकालते हैं। ये जो रेडियस है ना, इसका जो फिक्स जो होता है वो सेकंड पॉस्टुलेट है, किसकी, नील्स बोर्स की। तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला है mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन ट्वाइस पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन ट्वाइस पाई। मैंने पहले लिख के दिया था यहां पे, याद होगा आपको, ठीक है। देन ये इलेक्ट्रॉन जब गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तब मैंने फर्स्ट पॉस्टुलेट थ्योरी बताई थी आपको, और उसके लिए ये इक्वेशंस है। तो मैंने काम किया यहां पे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, यहां पे, हाँ, अब यहां पे जेड क्या, एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है इसलिए हम लोग जेड लिखते नहीं थे। यहां पे जेड ने लिखने का कारण क्या है, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर 1 ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। तो भी आपके बुक्स में लिखा है, इसलिए देखो वहां पे लिख सकता हूं जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आर स्क्वायर है मेरे ख्याल से यहां पे, है ना। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये जेड क्यों है, बात समझ में आती होगी। अच्छा, यहां पे v की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। यहां पे देखो mvr जो है, तो मैं एक काम करता हूं, v की वैल्यू मुझे इस पे पुट करनी है, इसलिए nh अपॉन ट्वाइस पाई, ये mr नीचे गया है। बात समझ में आ रही है, v निकालना है ना मुझे, v की वैल्यू पुट करेंगे। चलो, तो ये रहा m, ये रहा r, v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर nh अपॉन ट्वाइस पाई mr, और ये एज इट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर, देखो v का इक्वेशन 2 में पुट किया मैंने। चलो, तो m यहां पे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r क्यूब। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है मैंने, देखो m एज इट इज, ये इसका स्क्वायर h स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये r स्क्वायर, ये r कितने हो गए, आर क्यूब हो गया भैया। ये बात जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलो, क्या क्या मार सकते हैं ध्यान देना है, मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा। 4 से 4 मर गया, 1 पाई से 1 पाई मर गया, अच्छा बात है सर। आर से आर मर गया, तो यहां पे एक आर बाकी है। चलो, तो आर को निकालना है, तो मैं आर एन लिखूंगा यहां पे, क्योंकि ऑर्बिट पता नहीं ना, ये पहला ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहा हूं। चलो, यहां पे जो बची है मेरे पास
यम, सही है, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, ये इप्सिलॉन इधर आएगा भैया, ठीक है ना। और यम भी मरने वाला था, मैंने मारा नहीं, एक एम मर गया, तो यम नहीं आएगा यहां पे। बात समझ में आ गई? बचा क्या? देखो एप्सिलॉन इधर आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अच्छी बात है। और क्या बचा है? जेड ई स्क्वायर, बात सही है, इधर आने वाला है। बचा यहां पे पाई, ओके, एक यम बचा है, ओके, इतनी वैल्यू बची है। मतलब रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई यम ई स्क्वायर, और ये जेड रहने दो, ठीक है। आपकी बुक्स में फार्मूला जेड के फॉर्म में है क्या? है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लगे तो मैं आपके बुक्स के पाई यम, है ना, ई स्क्वायर, सही है, ऐसे लिख सकता हूं। ये ई लिख सकते बेस, क्योंकि ये जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से भैया, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है निकाल रहे हैं। ये मुझे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। देखा जाए तो इप्सिलॉन की वैल्यू जो है 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। एच प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है। पता है ना आप लोगों को? मास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखा जाए तो सभी वैल्यू कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट होता है। अगर हाइड्रोजन है तो उसका जेड मुझे 1 पता है। तो ऐसे टाइम पे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, है ना, कांस्टेंट नंबर, मतलब उसका ऑर्बिट नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर होता है। प्रिंसिपल मतलब ऑर्बिट कांस्टेंट होता है उसका, कौन से ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से, ये बताना होता है। अच्छी बात है, समझ में आता होगा। और दूसरी एक बात है, उन्होंने क्या किया, ये फार्मूला याद होना चाहिए, एप्सिलॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर, जेड लगाना है लेकिन, ठीक है। उन्होंने इसके कैलकुलेशंस करके देखे यार। और जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बारे में, तो हमको पता है कि इसमें एक ही ऑर्बिट होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो उन्होंने ये वैल्यू रख के देखी, तो उन्होंने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं अभी, ठीक है, वो निकाली कैलकुलेशन करके 0.053 नैनोमीटर, या कुछ लोग 0.53 एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू है, नैनोमीटर में ये वैल्यू है। रख दो, वैल्यू रखो, करो यहां पे, ये वैल्यू इसके अंदर रखो, ये वैल्यू आपको श्योर है। इन शॉर्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन में किसी ने पूछा कि रेडियस कितना होगा, तो इतना होता है। और इससे एक जनरल फार्मूला बनाया गया है, आर एन स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे रख सकता हूं मैं एन स्क्वायर R1। बस ये एक जनरल फार्मूला मिला है। इस फार्मूले से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रखो, या बुक्स में आपने क्या किया है मालूम है कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि आर एन स्क्वायर, इसके जगह पे एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और इसको कहां है ए नॉट एन स्क्वायर। जनरल फार्मूला ये बना है। मेरा फार्मूला तो सही है भैया, देखो ना, देखो R1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में R1, तो एन स्क्वायर, दोनों का मतलब है कि ये और ये एक ही मतलब है। इसको ए नॉट कहा गया है। ए नॉट मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.053 नैनोमीटर वैल्यूज है। दोनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके आप लोग nth ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके साथ में भैया आप लोगों को जो स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो स्पीड में जो घूम रहा है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन एन एच। ये हम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इससे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये दो थ्योरी देखो, इसकी और इसकी थ्योरी निकाल के, ये और ये इसी का झोल मिल करके ये निकाल सकते हैं। इन दोनों को ही पुटअप करते हुए ये वैल्यूज निकालेगी। तो उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहां पे इनवर्सली है। मतलब आप लोग जितना ऑर्बिट ऊपर जाओगे, पहले ऑर्बिट में रहा स्पीड ज्यादा, दूसरे ऑर्बिट में
स्पीड कम होगी हमारी। तीसरे ऑर्बिट में गए, देखो n बढ़ रहा है, स्पीड कम होगी। और दूर गए, मतलब n इज इक्वल टू, आपने कहा है कि सर 10 नंबर पे ऑर्बिट पे, और स्पीड कम होगी। मतलब जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड डिग्रीज होते रहेगी। ये इससे समझ में आता है। तो ये थी भैया आपका रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट जो मैंने निकाला है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, कल हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तब तक मैं सभी को पढ़ाई के लिए करता हूं बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और साथ में सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।